अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ द सेकंड टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, दैट इज़ सेलुलर इंजरी। एंड पहले हम देखेंगे कि सेलुलर इंजरी क्या होता है। सेलुलर इंजरी को समझने से पहले हमने एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो सेल क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है। ठीक है, जब भी किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो सेल क्या करता है, अपने आप को उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करता है। ठीक है, अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है। देखिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो सेलुलर अडेप्टेशंस थी, जिनमें हाइपरट्रॉफी थी, हाइपरप्लेजिया था, एप्लेजिया था, एट्रॉफी थी, या फिर डिस्प्लेजिया था, या मेटाप्लेजिया था। लेकिन अगर किसी भी सेल के ऊपर जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो उसकी एबिलिटी टू अडेप्ट जो है उससे एक्सीड कर जाता है, तो उस वक्त उस सेल के अंदर इंजरी हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलुलर इंजरी। तो द सेलुलर इंजरी अकर्स व्हेन अ स्ट्रेस एक्सीड्स द सेल्स एबिलिटी टू अडेप्ट। ठीक है, जब उसकी कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी से ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो उस वक्त उस सेल की इंजरी हो जाती है। ठीक है, अब कि किस तरह की इंजरी होगी वो डिपेंड करता है कि किस तरह का, कौन सी टाइप का स्ट्रेस उसके ऊपर इंड्यूस हुआ है सेल के ऊपर, उस स्ट्रेस की सेवेरिटी क्या थी और किस तरह का सेल उससे इफ़ेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल मैं इसको समझाने के लिए आपको देती हूँ कि जैसे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे न्यूरोनल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं टू इस्केमिक इंजरी। ठीक है, जैसे ही इस्कीमिया होता है सबसे पहले ब्रेन डेथ होती है, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, उनकी इंजरी शुरू हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टू इस्कीमिया, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू इस्कीमिया होते हैं। तो जब भी हमारे पास इस्कीमिया होता है, हाइपॉक्सिया होता है, तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं होते जितनी जल्दी हमारे न्यूरॉन्स इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं जो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ स्ट्रेस कैसा था, ठीक है, और उसकी सिविरिटी क्या थी और किस तरह का सेल इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की सेलुलर इंजरी होगी। ठीक है, अब कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं सेलुलर इंजरी के? ठीक है, कॉमन कॉजेज़ ऑफ सेलुलर इंजरी जो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है हाइपॉक्सिया। उसके अलावा हमारे पास कॉज आ जाता है ट्रॉमा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और कॉजेज़ में आ जाता है जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कॉमन कॉजेज़ होते हैं सेल इंजरी के। ठीक है, कि सेल इंजरी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है, हाइपॉक्सिया की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हो सकती है। ओके, अब हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ सेल इंजरी क्या होती हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह की सेल इंजरी होती है। ठीक है, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी है, एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। इनके नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो रिवर्स हो सकती है, लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेल के अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि डिक्रीज एटीपी, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड द सोडियम पोटेशियम एटीपी इज पम्प अल्टीमेटली लीडिंग टू सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग के अंदर उन्होंने हमें बताया कि साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स जो होते हैं कि वो आपके पास क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, विच इज़ द अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैकेनिज़्म क्या होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी बेसिकली क्यों हो रही होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास हाइपॉक्सिया होता है, ठीक है, हाइपॉक्सिया होता है, हाइपॉक्सिया के रिजल्ट में क्या होता है, हाइपॉक्सिया जो है ना वो इम्पेयर कर देता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। ठीक है, हाइपॉक्सिया जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होने देता, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हाइपॉक्सिया जो है वो इम्पेयर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो उन्होंने बात की है डिक्रीज एटीपी की, या आप इस तरह से एक्सप्लेन हो रही है कि हाइपॉक्सिया हुआ, हाइपॉक्सिया की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो गई और उसके कम होने की वजह से एटीपी जो है वो कम हो गया। ठीक है, जब एटीपी नहीं होगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी और कैल्शियम के इन्फ्लक्स जो होगा, ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, जब ये डिक्रीज़ हो जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो सेल होगा उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है।
ओके। अब सेलुलर स्वेलिंग जो है, और ये सबसे अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यू है कि सेलुलर स्वेलिंग जो है वो उन्होंने हमें फीचर्स में सेलुलर स्वेलिंग दिया होगा और पूछा होगा कि कौन सी टाइप ऑफ इंजरी है, तो याद रखें कि रिवर्सिबल सेल इंजरी की सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होती है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। और चेंजेस क्या होते हैं, राइबोसोम और पोलिसोम की डिटैचमेंट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस क्या आते हैं कि ब्लेबिंग हो जाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर उन्होंने हमें जो है वो रिवर्सिबल सेल चेंजेस दिखाए हैं। तो ये देखिए, ये ब्लेब्स बने हुए हैं जो बाहर की तरफ इस तरह से करके बने हुए हैं, ये क्या हुई हुई है, ये मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हुई हुई है, ठीक है। और राइबोसोम और पोलिसोम की डिटैचमेंट हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो जाती है, न्यूक्लियर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चेंजेस में उन्होंने हमें बताया क्या कि क्रोमेटिन जो है वो क्लम्प हो जाता है, ठीक है, क्लम्पिंग ऑफ द क्रोमेटिन हो जाता है, ठीक है। ओके। रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, ठीक है, विद इन 1 to 2 मिनट्स ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल में हमें कहा है कि मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हो जाते हैं, ठीक है। और माइलिन फिगर्स होते हैं विच आर एग्रीगेशन ऑफ द पर ऑक्सीडाइज्ड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। पहली बात हमने की कि हाइपॉक्सिया हुआ, हाइपॉक्सिया की वजह से क्या हुआ, हाइपॉक्सिया हुआ, हाइपॉक्सिया की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इम्पेयर हुई, उसकी इम्पेयर होने की वजह से एटीपी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। जब एटीपी कम हो जाएगा तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम और वाटर जो है वो सेल के अंदर बिल्डअप हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। कैल्शियम पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी, कैल्शियम जो होगा वो साइटोसोल के अंदर बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो था वो नहीं हो सकती क्योंकि हाइपॉक्सिया हो गया, तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या करेगी, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से जो है वो हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है। एरोबिक जो है वो एनारोबिक में चली जाएगी, जब एरोबिक एनारोबिक के अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन आ जाएगी, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। एरोबिक एनारोबिक में चेंज हो गया ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, अल्टीमेटली आपके जो डीएनए होता है और जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन्स को लैक्टिक एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देगा आपके डीएनए और प्रोटीन्स को। तो ये तीन चीज़ें याद रखें, एटीपी कम हुआ, ठीक है, सोडियम और वाटर बिल्डअप हो गया, सेलुलर स्वेलिंग हो गई जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन थी, कैल्शियम की एक्टिविटी कम हो गई, ठीक है, तो कैल्शियम जो था वो बिल्डअप हो गया इन द साइटोसोल, ठीक है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हुई, लैक्टिक एसिड ने अल्टीमेटली प्रोटीन की डीनेचुरेशन करा दी और डिस्ट्रक्शन ऑफ द डीएनए करा दी, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो थे, और मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी उसकी जो थी वो स्वेलिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो गई, ठीक है, ब्लेब्स बन गए बाहर की तरफ, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से राइबोसोम्स और जो हमने पढ़ा पीछे पोलिसोम्स जो थे वो डिटैच हो रहे थे और प्रोटीन सिंथेसिस जो थी वो कम हो गई थी, ठीक है। तो ये सब तो थे रिवर्सिबल सेल इंजरीज़ के अंदर। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या चेंजेस होते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि अगर अब जो स्ट्रेस सेल के ऊपर पड़ा था वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है, वो अगर कंटिन्यू रहता है, ठीक है, और सेल की एबिलिटी टू एडेप्टेशन से बढ़ जाता है, तो आपके पास सेल की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल इंजरी जो है वो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा कि उसका हॉलमार्क फीचर क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, जैसे इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपकी मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गई है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि रिवर्सिबल सेल स्वेलिंग जो थी, जब रिवर्सिबल सेल इंजरी थी तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुई थी, ब्लेबिंग, ठीक है। रिवर्सिबल इंजरी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग हुई थी, ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, डिसोसिएशन हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितने भी साइटोसोलिक एंजाइम थे वो सारे क्या हो जाएंगे, सीरम के अंदर रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम सेल के अंदर और एंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी, और जो प्रोसेसेस थे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, ठीक है, वो वाले प्रोसेसेस जो होंगे, ठीक है, वो आपके पास नहीं हो सकते क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, ठीक है। और एपोप्टोसिस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लाइजोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो लाइजोसोम में से हाइड्रोलिटिक एंजाइम सारे लीक करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो फर्दर इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ कराएंगे, अल्टीमेटली सेल जो है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। अब इसको रीड दे लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, साइटोसोलिक एंजाइम जैसे मैंने कहा वो लीक हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ उन्होंने ट्रोपोनिन की बात की, कार्डिक ट्रोपोनिन जो है उसकी लीकिंग होना शुरू हो जाएगी, सेल से बाहर चले जाएंगे,
कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा और डिग्रेडेटिव एंजाइम फर्दर एक्टिवेट हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली जाएगी, एटीपी कम हो जाएंगे, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकलेंगे, ऑटोलाइसिस शुरू हो जाएगी, सेल्स की अपनी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियस की डिग्रेडेशन हो जाएगी, जिसमें उन्होंने हमें 3 चेंजेस दिए हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पिक्नोसिस हो जाएगा, दैट इज़ न्यूक्लियर कंडेंसेशन, कैरियोरेक्सिस हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, और कैरियोलाइसिस हो जाएगा, देखिए कि न्यूक्लियोलस जो होगा वह डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो लास्ट पॉइंट है कि एमॉर्फस डेंसिटीज़ और इंक्लूजन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है, ये पास पेपर का MCQ है कि एमॉर्फस डेंसिटीज़ इन द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। तो जो 2 MCQ ज़्यादा रिपीट हुए हैं उसमें मैंने पहले भी बताया कि एक तो ये वाला MCQ है कि अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, तो वो क्या आती है आपके पास सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होती है सेलुलर स्वेलिंग होती है, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है एमॉर्फस डेंसिटीज़ और इंक्लूजन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरीज के डिफरेंसेस थे, और आई होप इसका मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया होगा, और दोनों MCQs को आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी की अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या है सेलुलर स्वेलिंग, और वो क्यों हो रही है ATP कम हो रहा है, सोडियम पोटेशियम ATPase की एक्टिविटी कम हो रही है, कैल्शियम की एक्टिविटी जो कैल्शियम है उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। तो और अल्टीमेटली इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ सेल चला जाता है, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, सारे एंजाइम बाहर निकल आते हैं, ठीक है, साइटोसोल से, और वो सेल की डिस्ट्रक्शन कराते हैं, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम बाहर निकल आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी तरह से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम के सारे एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और वो रिलीज़ होकर ऑटोलाइसिस करा रहे होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियर डिग्रेडेशन के कुछ पॉइंट्स थे, और ये एमॉर्फस डेंसिटीज़ और इंक्लूजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।